माशाल्लाह जी, हाई साहब आए हैं मेरे साथ। उकाड़ा के अंदर जो मौजूद है जी, उनकी इंचार्ज थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उधर ये जानवरों की जितनी देखभाल है जी माशाल्लाह बहुत साल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इस टाइम आप ये जो 6 ब्रीडों पे काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का फार्म है, हमारा रिसर्च करता है। हम बेसिकली इनका कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट ब्रीड्स का आपस में, कि कौन सी ब्रीड जो है किस एरिया में सर्वाइव करती है, सबका बर्थ रेट क्या है, उनके जो बच्चे आते हैं उनका आपस में बर्थ रेट देखते हैं, डिफरेंट मेडिसिन ट्रायल करते हैं। तो फिर जो भी ट्रायल हम रिसर्च करते हैं वो फिर हम फार्मर तक पहुँचाते हैं कि ये डिवर्मर यूज़ करें, ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, ये बकरी रखें और इस तरह का डिज़ाइन करें, इस तरह का मॉडल फार्म बनाएं। तो सारे जो है बेसिक हमारा पर्पज़ जो है वो फार्मर की है ये, ताकि उनको एक रिसर्च, एक स्टडी बेस जो है जो रिसर्च मिलनी चाहिए। यानी कि आप फार्मर के लिए ये करते हैं कि फार्मर को अल्हम्दुलिल्लाह आप मलाई निकाल के दे देते हैं कि यार ये जो है हमारे फार्म की ब्रीड है, इसके ऊपर आप काम करें, आपको मज़ा आएगा। क्यों, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा हमारा मकसद ये है कि ये जो ब्रीड जो एक्सटिंक्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है, उसको कंजर्व करना है। और कंजर्व करने के बाद फिर हम प्योरीफाई करते हैं उनको। ठीक है। उसमें टेडी ब्रीड है, उसको प्योरीफाई करना है। फैसलाबादी बीतल है, मक्खी बीतल है, डीडी दायरा दिल बना है, नाची गोट है, गुजराती बीतल है। तो ये डिफरेंट जो ब्रीड्स हैं इनको कंजर्व करना है। और फिर इनके जो हमारे पास बच्चे आते हैं, मेल आते हैं, वो फिर हम जो है एनुअली जो है वो ब्रीडर जो होते हैं, ब्रीडिंग डेट के ऊपर हम जो सब्सिडाइज डेट के ऊपर फार्मर को इशू करते हैं। और पूरे पंजाब से जो है फार्मर से ये जी माशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताता हूँ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। हमारे इधर हर बंदा ये समझता है कि जो बीतल नस्ल है ये अलहदा है, अमृतसरी बीतल अलहदा है, नागरा बीतल अलहदा है। ये डॉक्टर साहब ने जो बात की है, बीतल किसी भी नस्ल में आ सकती है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे ही बीतल एक डिज़ाइन का जो फैसलाबादी बीतल है ना, इसके अंदर 9 स्टेन है। अकेली फैसलाबादी जो बीतल है उसमें डिफरेंट कलर है, ब्लैक एंड वाइट में है, फुल ब्लैक में है, इनके अमृतसरी में है, और फुल वाइट में है, उसमें ब्लैक पैचेज है, फुल जो है वो ब्लैक, उसमें वाइट पैचेज है, डिफरेंट स्टेन है इसके। बिल्कुल ठीक है। तो ये टोटल 9 के करीब अकेली फैसलाबाद के अंदर स्टेन है। बेसिकली मतलब ये तो हम इनको जो है मिक्स कर दिया और प्योरीफाई जो है ना वो नहीं रही। ठीक है। बेसिकली इनको अगर उसी हालत में रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर जो है परफॉर्म करेंगी। तो डॉक्टर साहब, आप ये जो नए फार्मर हैं इनको क्या कहते हैं कि कौन सी नस्ल पे काम करें, या कोई एक नस्ल जिसके ऊपर ये काम करके बहुत अच्छा मंथली कमा सकते हैं? नए फार्मर को आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो होती है ना ब्रीड सिलेक्शन होती है कि कौन सी ब्रीड मैंने रखूँ और मुझे प्रॉफिट देगी, ये डिपेंड करती है उस एरिया के ऊपर। ठीक है। हर एरिया पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया का जो मौसम है, जो टेम्परेचर है, जो वेदर कंडीशन है वो डिफरेंट है। मसलन कि जब आप हिली एरिया के अंदर जाते हैं तो उस वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और दिसंबर जनवरी के अंदर जो होता है वो टेम्परेचर जो है काफ़ी डाउन चला जाता है, और वहाँ हर ब्रीड जो है सर्वाइव नहीं करेगी। आप जब मैदानी इलाके की सेंट्रल पंजाब की बात करेंगे, उकाड़ा साहिब बागपतन की बात करेंगे, तो उसका टोटल डिफरेंट जो वेदर कंडीशन है। तो ये ब्रीड सिलेक्शन होती है एरिया के साथ। जब आप उसकी बात करते हैं, जो नुकरा वाइट कलर में नुकरा जो बात करते हैं, तो उसका जो सर्वाइवल रेट जो है इधर जो सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद, बड़ा पाक, इस रीजन में कम है जी। ठीक। उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी जो है वो लो है। तो जब वो वही आप देखते हैं रही मेरा खान वाली साइड पे राजनपुर, तो वो उधर बेहतर सर्वाइव करती है जी। बिल्कुल। तो हर जो ब्रीड है वो अपने एरिया के अंदर जो है बेहतर परफॉर्म करती है। तो ये बेहतर ये होता है कि आप पहले ब्रीड सिलेक्शन करते हुए उस एरिया को देखें कि कौन सी ब्रीड इस एरिया को सर्वाइव करती है, और जिसका मोर्टेलिटी रेट का, अगर आप जो बकरियों की और बकरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है, जो मुनाफा डिपेंड करता है वो होता है मोर्टेलिटी के ऊपर। जितनी किसी बकरी के अंदर उसके शर्म-वाद कम होगी उतना वो प्रॉफिटेबल रहेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये हमें देखना चाहिए कि हम कैसे कौन सी नस्ल सेलेक्ट करें कि जिसके अंदर शर्म-वाद जो है वो कम हो, तो हमारा जो फार्म है वो प्रॉफिट में चले जाए जी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब से बातें की हैं, बड़ा मज़ा आया, और डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आपके सामने खोल के रख दी है। तो डॉक्टर तबस्सुम साहब जी माशाल्लाह, इनका मैं नंबर भी नीचे चला दूँगा। अगर डॉक्टर साहब से पहले मैं पूछना, डॉक्टर साहब स्क्रीन से नंबर चला दें, तो ये जी इनका नंबर चल जाएगा डॉक्टर साहब का। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इनसे गाहे बगाहे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने जी
डिटेल में बताया सब कुछ, तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का जी। अल्लाह ताला एक बात मैं और करना चाहूँगा, हमारे जो भी जो फार्मर हैं, नए फार्मर खासकर जो आ रहे हैं इसके अंदर, गोर फार्मिंग के अंदर, तो मैं उनको कहता हूँ कि 3 चीज़ें जो हैं वो अपने फार्म को प्रॉफिटेबल करने के लिए 3 चीज़ों पे मेन कंसंट्रेट करें। एक ब्रीड सिलेक्शन बड़ी अच्छी करें, ठीक है, यंग एनिमल परचेज करें ओल्ड एनिमल के बजाय, ठीक है। दूसरा ये है कि एनिमल को उन सब आपसे की मैं इधर बात काट रहा हूँ, आप यंग जो एनिमल है ये किन को कहते हैं? यंग एनिमल जो अभी क्रॉस होने लगे हैं या हो जाएंगे 1-2 मंथ के अंदर, ठीक है, या क्रॉस हैं, यानी कि जो 4 दांत या 6 दांत में जानवर हो उसको परचेज करें। वो ये जी मैं सिर्फ इस वजह से डॉक्टर साहब से ये पूछा है कि अक्सर लोग समझते हैं 6 दांत का जो जानवर है वो बुढ़ा हो गया, यानी कि वो बुजुर्ग हो गया, ओल्ड एज में चला गया, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये कि जब हम ओल्ड एज जानवर परचेज करते हैं उसकी वो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस वो उस दर्जे की नहीं होती, फिर आप जो है वो नया फार्मर है वो डिसहार्ट होता है इससे, और वो कहता है कि ये आप कहते थे ये प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। दूसरा जो जैसे आप फार्म कंस्ट्रक्शन करें और साथ ही जैसे आप एनिमल लेके हैं तो उनकी जो एक स्केड्यूल बनाएं, वैक्सीन स्केड्यूल जो होता है वो लाजमी, जो मेन वो 4 वैक्सीन, जो मिनिमम 4 वैक्सीन जो है वो लाजमी साल के अंदर पूरी करें उनकी, ठीक है, वो अपना एक स्केड्यूल बनाएं और साल के अंदर वो पूरी ये डॉक्टर साहब ये ज़रा आप वैक्सीनेशन का भी बता दें कि कौन कौन सी होती है, जैसे PPR की वैक्सीनेशन, ETV की वैक्सीनेशन, ये जो सारी वैक्सीनेशन है ज़रा आप ये एक दफ़ा व्यूवर्स को ये भी बता दें। वैक्सीन जो होता है ना ये बेसिकली होता है सीजनली देखना होता है कि आपके एरिया के अंदर डिजीज़ कौन सी है और ज़्यादा किससे मोर्टेलिटी होती है और कब किस मंथ में कौन सी करनी है। जैसे देखें जब अब बारिशों का सीज़न आता है ना तो ज़्यादा जो आउटब्रेक आती है वो एंटेरोटॉक्सीमिया की आती है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, तो उससे उसको हम ETV बोलते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बारिशों के सीज़न शुरू होने से पहले हम ये जो है वैक्सीन कर चुके, क्योंकि वैक्सीन करने के बाद जो टाइटर बनता है, इम्यूनिटी बनती है, जो कुव्वत मुदाफ़त बनती है वो कम से कम 1 मंथ बाद बनती है जी, ठीक। तो बेहतर है कि बारिशों के सीज़न शुरू होने से 1 महीना 1.5 महीना पहले आप वैक्सीन कर चुके हो जी, ठीक। इसी तरह जब सर्दियों का सीज़न शुरू होता है तो सर्दियों में जो डिजीज़ ज़्यादा आउटब्रेक होती है वो होती है CCPP, यानी कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, यानी कि आम उसको नमोनिया बोलते हैं, बकरियों का लंग्स की बीमारी, हाँ बकरियों का नमोनिया। तो बेहतर है कि जैसे अभी हमें वो सितंबर अक्टूबर के हमें अंदर जो है हमें वो वैक्सीन जो है कंप्लीट कर लेनी चाहिए हमारी CCPP। अभी भी जिन लोगों ने नहीं की उनको चाहिए कि वो अभी भी सर्दियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं तो बेहतर है कि अभी भी वो वैक्सीन इसको कर लें। और उसके बाद जो है जैसे आप सर्दियों से निकल रहे हो तो FMD करें, फरवरी मार्च के अंदर अपनी FMD करें, और TPR को आप ये खुद आपने शेड्यूल देना है, वो आप उसको अप्रैल में ले जाएं, वो आप उसको जून जुलाई में ले जाएं। PPR को यानी साल में करनी है, आपने प्रायोरिटी पे रखें उसको, क्योंकि शहर अमवाज जो है उसके अंदर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बेहतर है कि PPR भी एक साल के अंदर 1 दफ़ा मिनिमम वो करें, वो आप खुद मंथ डिसाइड कर लें किस में आपको करनी चाहिए। ठीक हो, ये देखें जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने हर बात खुल के बता दी है, तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो है मेरे जो नए फार्मर हैं उनको बड़ा इन बातों का फ़ायदा होगा। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की हिफाजत फरमाएं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो अगर आप लोगों ने जो किड्स हैं उनकी शरह अमवाज जो है कम करनी है जी, तो उसके लिए आप इस तरह उसको डिज़ाइन करें, अपना ब्रीडिंग सीज़न को, अपने ब्रीडिंग प्लान को इस तरह डिज़ाइन करें कि आपके जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो ना ज़्यादा सर्दी के अंदर हैं, जनवरी फरवरी में भी ना आए, और जो है वो ज़्यादा गर्मी जून जुलाई के अंदर भी ना आए। अगर जून जुलाई के अंदर आएंगे और उसका ये होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उनका बर्थ वेट भी कम होगा, शराब भी उसके अंदर ज़्यादा होगी। सर्दियों में आएंगे तो उससे भी उनका बर्थ वेट कम होगा और नमूनिया से मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। इसलिए आप बाहर के सीज़न सेलेक्ट करें और बच्चे ज़्यादातर बाहर आप लें, सितंबर अक्टूबर के अंदर बच्चे ज़्यादा लें, या इसको आप इसमें फरवरी मार्च के अंदर, ठीक होगा। इसके अलावा जो है वो बच्चों में शर्म बात ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अल्लाह ताला